आज कहानी किसी जमीन की नहीं है। आज कहानी उस सोच की है जिसने भारत को बहस करना सिखाया। ये वही धरती है जहां सवाल पूछे गए, जहां परंपराओं पर बहस हुई, जहां सुधार और विरोध साथ साथ चलते रहे। राजा राम मोहन राय यहीं से आए, स्वामी विवेकानंद की आवाज भी यहीं गूंजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से आजादी का एक मतलब दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी मिट्टी से भारत को राष्ट्रगान दिया। बंगाल कभी चुप नहीं रहा। बंगाल ने हमेशा बोला, कभी किताबों में बोला तो कभी सड़कों पर बोला। और फिर आया 15 अगस्त 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन बंगाल दो हिस्सों में टूट गया। जिस बंगाल ने वंदे मातरम दिया था, उसी बंगाल को दुनिया ने दो हिस्सों में बंटते देखा। एक हिस्सा बना पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चलकर बांग्लादेश बन गया, और दूसरा हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, हमारा बंगाल। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लाइन नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी पर खींची हुई लकीर थी। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, और यहीं से बंगाल की राजनीति ने एक नई दिशा ली। यहाँ राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही, यहाँ राजनीति विचारों की लड़ाई बन गई। यही वो जमीन है जहाँ दशकों तक कम्युनिस्ट सरकार चली, और फिर इसी बंगाल से एक ऐसी नेता उभरी जिसने उसी व्यवस्था को चुनौती दे डाली। बंगाल बदलता रहा, राजनीति बदलती रही, और बंगाल देश को बार बार आईना दिखाता रहा। ये कोई इतिहास की क्लास नहीं है, ये बातचीत का एक सफर। और इसी सफर में मैं हूं आपके साथ, सूर्य प्रकाश। कहानी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल जैसा है वो बना कैसे, बंगाल आज दिखता है वो कल कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं द बंगाल चैप्टर। किसी भी राजनीति को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पूरब में होने के बावजूद इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों पड़ा? इसका जवाब 1905 में है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को प्रशासनिक कारणों से दो हिस्सों में बांटा, ईस्ट और वेस्ट। 1947 में जब धार्मिक आधार पर अंतिम विभाजन हुआ तो पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान बना और पश्चिमी हिस्सा भारत के साथ रहा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नाम एक उस ऐतिहासिक अनडिवाइडेड बंगाल के वेस्टर्न रीजन के पहचान को आज भी दिखाता है। बंगाल 5 भारतीय राज्यों, जिनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, सिक्किम और 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास एक तरफ शंकु और भव्य हिमालय की चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से मिलती विशाल तट रेखा। और इसी भूगोल में है वो नाजुक धमनी जिस पर पूरे उत्तर भारत की जान टिकी हुई होती है। हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की, जमीन की वह संकरी पट्टी जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं मात्र 22 किलोमीटर है। इसे ही सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये वो कॉरिडोर है जहां जरा सी स्थिरता पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से काट सकती है। उत्तर में भारत और भूटान को जोड़ने वाली बुक्सा पास भी यहीं स्थित है, और जो व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहरहाल अब राजनीति की चर्चा करते हैं। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के पहले प्रीमियम बने। फिर देश में संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री बनते ही एक दूरदर्शी नेता जिनका नाम डॉक्टर बिधान चंद्र राय, साल 1948 से 1962 तक डॉक्टर राय का दौर कांग्रेस के एक छत्र राज और मजबूत का शासन का दौर था। उन्होंने विभाजन के पश्चात बंगाल को खड़ा करने का बीड़ा उठाया। ये बंगाल को एक आधुनिक और औद्योगिक राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने दमदम, दुर्गापुर, कल्याणी और विधाननगर, सॉल्ट लेक जैसे नए नियोजित शहरों की नींव रखी। आज जो ढांचा हमें दिखाई देता है उसकी बुनियाद डॉक्टर राय ने रखी थी। लेकिन इस सुनहरे दौर के नीचे एक दूसरा बंगाल भी धधक रहा था। डॉक्टर राय के विजन के दूसरे हिस्से में विशाल चुनौतियां भी थी। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लाखों शरणार्थियों का सैलाब, उनके पुनर्वास और भोजन की व्यवस्था करना सरकार के लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। दूसरी ओर
50 और 60 के दशक में लगातार फूड क्राइसिस और काला बाजारी ग्रामीण गरीब को पूरी तरह प्रभावित किया। कांग्रेस की सरकार जमींदारी उन्मूलन की बातें करती रही, लेकिन जमीनी स्तर पर शोषित किसान और जमींदारों से परेशान गरीब असंतोष की आग में झुलस रहे थे, और इसी असंतोष ने उस लाल क्रांति का बीज बोया जो आने वाले दशकों में बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने वाली थी। 1967 में दार्जिलिंग के तराई क्षेत्र में नक्सलबाड़ी गांव के एक किसान विद्रोह भड़का। यह विद्रोह केवल जमीन के लिए नहीं था, यह सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता बदलने की वैचारिक मांग थी। चारों मजूमदार जैसे नेताओं ने इस आंदोलन की कमान संभाली और इसे धार दिया। डॉक्टर राय के जाने के बाद कांग्रेस की पकड़ ढीली होती गई और बंगाल की राजनीति एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में आया। जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और 34 वर्षों तक शासन चलाते। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार का दुनिया का सबसे लंबा कार्यकाल था। वाम मोर्चों ने जमीनी सुधार किए, लेकिन 90 के दशक के बाद औद्योगिकरण में पिछड़ने और राजनीतिक हिंसा के आरोपों ने इस किले में भी दरार डालनी शुरू कर दी। फिर आता है सन 2000 का दशक। 2000 का दशक में जब वाम सरकार ने औद्योगिकरण के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू किया, तो नंदीग्राम और सिंगूर जैसे स्थानों पर जबरन किसान प्रतिरोध सामने आया, और इस प्रतिरोध की आग में एक नई नेता का उदय हुआ। कांग्रेस से निकली एक स्ट्रीट फाइटर जिसे लोग ममता बनर्जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और वामपंथ के खिलाफ दीदी ने परिवर्तन की लहर पैदा कर दी। 2011 में 34 साल के बाद ममता बनर्जी ने वाम दलों के अभेद किलों को ढा दिया। यह बंगाल की राजनीति का तीसरा निर्णायक मोड़ था। पश्चिम बंगाल की कहानी ज्ञान और हिंसा, गरीब और क्रांति, परंपरा और आधुनिकता, इन सब का अनोखा मिश्रण है। यह वो जमीन है जिसने भारत की चेतना को जगाया, लेकिन जो खुद दशकों तक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष में फंसी रही। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें बंगाल चैप्टर के और पर्दों को खोलेंगे। यदि कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी किस्से कहानियां आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।